कि टेंस से पढ़ने से पहले क्या क्या चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे अपन कहीं पर भी जाते हैं तो उससे पहले प्लानिंग करते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ जाने से पहले उसकी प्लानिंग, स्कूल जाओगे आप तो बैग लेके जाते हो, बुक्स लेके जाते हो, वैसे टेंस पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है। वो मैंने हेडिंग लिख दी है, वर्ब्स का नॉलेज होना चाहिए आपको। देखो बेसिकली वर्ब्स में 4 फॉर्म अपन काम में लेंगे, 5 फॉर्म भी काम ले लेंगे। 5 फॉर्म बता देता हूँ, V5 तक बता दूंगा आपको 5 फॉर्म कौन कौन सी है। देखो मैं एक एग्जाम्पल के जरिए बताना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है, एक सेकंड भी आपको स्किप नहीं करना है, बड़े ध्यान से आपको समझना है। 5 फॉर्म अपने काम आती है और सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछ भी लिया जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, सीधा सीधा गो लिया, गो किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड हो जाएगी वेंट, गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट। थर्ड हो जाएगी गोन, गो वेंट गोन। और जो आईएनजी की फॉर्म होती है उसको V4 बोला जाता है, मतलब वो चौथी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है। और 5वीं हो जाएगी जो एस या एस लग जाता है, यानी कि गोज हो जाएगी। ठीक है, ऐसे और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। प्ले ले लो सपोज, प्ले, प्ले की सेकंड फॉर्म हो जाएगी आपके प्लेड, थर्ड फॉर्म भी सेम होती है प्लेड, ठीक है, और फोर्थ फॉर्म हो जाएगी प्लेइंग। ठीक है, जो आईएनजी की फॉर्म होती है उसको अपन V4 बोलेंगे, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और ये एस या एस लगने वाली फॉर्म फिफ्थ फॉर्म होती है। यानी कि अगर अपन शॉर्ट में मैं जहाँ पर भी आपको बात करूँ V1 का, तो इसका मतलब वो ये है कि इसको V2 बोलेंगे शॉर्ट में, इसको V3 बोलेंगे, इसको V4 बोलेंगे, इसको V5 बोलेंगे। ये जहाँ भी V1, V2, V3, V4 में बात करूँ, इट मीन्स आप ये समझ जाना कि वो वर्ब्स की फॉर्म की बात चल रही है, V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गया होगा कि हमें वर्ब्स किस हिसाब से बनानी है। सेपरेट वर्ब का एक इंपॉर्टेंट वीडियो अलग से क्लास बना दूंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट वर्ब्स जितने अपने काम आएगी वो और देख लेंगे अपन, लेकिन अभी आपको इतना नॉलेज तो हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, टेंस पढ़ने से पहले हर जगह अपन यूज़ करेंगे बार बार सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। पता होना चाहिए क्या सिंगुलर है क्या प्लूरल है, वो भी आपको इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम वाले सिंगुलर को एक वचन बोल सकते हैं, वैसे इंग्लिश के अंदर सिंपल वर्ड है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक वचन या बहुवचन बोलो, सिंपली आप इसको एक वचन सिंगुलर प्लूरल से भी समझ सकते हो, लेकिन मैं तो आपको पूरा बता दूंगा। ठीक है, देखो सिंगुलर जहाँ पर भी मैं सिंगुलर वर्ड यूज़ करूँगा, इसका मतलब आपको ये समझना है कि वो ही हो सकता है, वो शी हो सकता है, वो इट हो सकता है, वो किसी का भी नाम हो सकता है। ठीक है, किसी का भी नाम, राम, श्याम, हारून, कोई सा भी नाम हो सकता है, मतलब मेरा समझ है ना, कोई सा भी नाम, राम, श्याम, ठीक है, कोई सा भी नाम हो जाएगा। मैं बात करूँ हारून, कोई सा भी नाम, मतलब किसी का भी नाम हो, उन सब को अपन सिंगुलर के अंदर रखा जाता है, एक वचन में रखा जाता है। प्लूरल की मैं अगर बात करूँ तो इसमें बेसिकली हो जाएगा वी, यू, दे, आई। ठीक है, इनको सबको प्लूरल के अंदर रखा जाता है, मतलब बहुवचन में रखा जाता है। इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक। हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को ये चीज़ समझ में आएगी, गारंटी है मेरी, बस ध्यान ही रखना है। ही, शी, इट, नेम ये सिंगुलर होंगे, और बाकी जो बच गया यू, वी, दे, आई, ये सब प्लूरल में रखे जाते हैं। अब पता चल गया जहाँ पर भी सिंगुलर का वर्ड मैं यूज करूँ, इट मीन्स वो क्या है, वो एक वचन करता है। ये बात अपन करें सब्जेक्ट की, कहाँ कहाँ यूज होगा ये, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। आप जहाँ पर भी देखेंगे जगह जगह यूज होगा वर्ड कि जहाँ पर एक वचन करता हो, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस आता है। फिर सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये वर्ड बार बार सुनते होंगे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो सब्जेक्ट सिंगुलर का मतलब वो ये है, सब्जेक्ट प्लूरल का मतलब वो ये है। अब समझ में आ गई आपके? तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो ही, शी, इट या किसी का नाम हो, वो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट वो कहलाता है जिसमें वी, यू, दे, आई हो, वो प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है। वी, यू, आई, दे, हाँ सब हो गया, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखना है। बात करते हैं अपन, ये सबसे कहते हैं ना एक बैकबोन है टेंस का, ये टेंस का बैकबोन, और जो मेरा तरीका है पढ़ाने का आपको बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगा, लेकिन बहुत यूनिक है। ये चार्ट मैं अभी समझाऊंगा आपको, ध्यान से समझना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उतार रहे हो, स्क्रीनशॉट लेके नहीं भगना है, सुनना है मुझे ध्यान से। ये जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है टेंस में। अगर ये याद है तो टेंस ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ कि 70% आपका तैयार हो गया। ठीक है, आप सबको पता है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 टेंस अपन पढ़ते हैं, यानी काल, टाइम बोल सकते हैं अपन इसको। प्रेजेंट के 4 पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दो, चाहे प्रेजेंट सिंपल बोल दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, खूब जगह आपको सिंपल भी नजर आएगा, तो बात एक ही है, प्रेजेंट सिंपल टेंस बोल दो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दो, जहाँ पर भी इंडेफिनिट है वहाँ पर आप सिंपल लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ध्यान से सुनना है कि ये जो चार्ट है वो पढ़ना कैसे है, याद होना चाहिए।
प्रेजेंट के 4 कौन कौन से आपको लाइन से याद होना चाहिए? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अच्छा, कॉन्टिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, वो भी कोई टेंशन नहीं है, प्रोग्रेसिव, ठीक है, कोई टेंशन नहीं ना, वर्डिंग का है कोई टेंशन नहीं, कोई सा वर्ड लिखा हुआ है, प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, हर किसी के 4 बस नंबरिंग वैसी होनी चाहिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, आपको हेल्पिंग वर्ब लिखाता हूँ, और जिस हिसाब से मुझे हेल्पिंग वर्ब याद है वैसे ही आपके टंग पे, जीभ पे सेट हो जानी चाहिए। माइंड में कहते हैं रात को जगाए 12 बजे उठ तो सुना देना चाहिए, वो लाइन से याद होनी चाहिए। अगर ये आपको लाइन से याद है तो हेल्पिंग वर्ब भी लाइन से याद हो जाएगी। सबसे पहले इसकी डू डज, फिर कॉन्टिन्यूस की इज एम आर, हैज़ हैव, हैज़ बिन हैव बिन, डिड, वॉज वर, हैड बिन, शैल विल, शैल बी विल बी, शैल हैव बिन, विल हैव बिन। बस ये पूरी की पूरी हेल्पिंग वर्ब याद हो गई। ऐसे किसी जुबान पर याद हो जानी चाहिए, और होगी, मैं अभी कराऊंगा आपको। पहले लिख देता हूँ कि अपन इसके अंदर डू डज का यूज़ करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है डू डज का। इसमें अपन इज एम आर का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर इज एम आर, ठीक है। इसमें अपन हैज़ हैव का यूज़ करेंगे, हैज़ एंड हैव। इसमें अपन जहाँ हैज़ था वहीं पर हैज़ प्लस बीन लग जाएगा, तो हैज़ बिन बोल सकते हो, और हैव बिन हो जाएगा। हैव बिन बोलो, चाहे हैज़ प्लस बिन बोलो, हैव प्लस बिन बोलो, या फिर सीधा बोल दो, ठीक है। इसमें अपन पास्ट सिंपल के अंदर डिड यूज़ कर लेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर वॉज या वर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में अपन हैड यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर हैड प्लस बीन या फिर हैड बीन यूज़ करेंगे। फ्यूचर के अंदर अपन शैल और विल का यूज़ करेंगे, शैल और विल, ठीक है। और इसमें हो जाएगा आपके शैल बी और विल बी, जो मैंने अभी आपको सुनाई थे वो की वो विल बी। इसमें हो जाएगा आपके शैल हैव और विल हैव, ये हो जाएगा आपके इसमें। और इसमें हो जाएगा शैल हैव बीन, विल हैव बीन, विल हैव बीन। ये हेल्पिंग वर्ब आपको बिल्कुल जीप पे याद होनी चाहिए, तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए। इतनी वर्ब्स बेहद आसान है, लाइन से याद करो, लाइन से इनको याद करो। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, डू डज, इज एम आर, हैज़ हैव, हैज़ बीन, डिड, वॉज, वर, हैड बिन, शैल विल, शैल बी विल बी, शैल हैव, विल हैव बिन, फटाक से याद हो जाएंगे। ये तो होनी चाहिए। तुरंत पूछे कि बता पास्ट परफेक्ट क्या होती है, वो हैड। बताओ प्रेजेंट परफेक्ट क्या होती है, हैज़ हैव। मतलब कोई सा भी पूछे आपसे, बताओ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होती है, इज एम आर, ऐसा आ जाना चाहिए, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये वर्ब्स याद करते अपन टिक कर जाएंगे जो हमारा ऑप्शन होगा ना। क्योंकि जैसे एसएससी के एग्जाम हो, कोई से भी एग्जाम हो, आजकल टाइमिंग मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट। अब यहाँ पर हम टाइम बचा सकते हैं, टेंस बड़ा टॉपिक है, 6-7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो सीधे देखा और क्लिक कर दिया। अगर ये वर्ब्स याद है, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको, ये हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया। अब मैं वर्ब जो याद करने का एक रामबाण तरीका बताता हूँ, वो ज़बरदस्त तरीका है, उसको ध्यान से सुनना। टोटल 12 टेंस हो गए तरीके, ऐसे मान लो कि 4 जगह 3 जोड़े 12 हो गए, 12। अब मैं आपको वर्ब याद करने का ज़बरदस्त तरीका बताता हूँ। नंबरिंग ध्यान रखना, 1 2 3 4 1 2 3 4। जो भी टेंस की जो एक नंबर है, एक नंबर उसका, इसका और इसका, लेकिन मैं शुरुआत करूँगा 3 नंबर से। देखो जो भी 3 नंबर है, 3 नंबर टेंस में तीसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट 3 नंबर टेंस है, तीसरी फॉर्म। पास्ट परफेक्ट वर्ब की तीसरी फॉर्म। V3 मैंने बता दिया, V3 का क्या मतलब होगा आपने स्टार्टिंग में समझ लिया होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ हर चीज़ को ध्यान से। फ्यूचर परफेक्ट V3, मतलब हर किसी टेंस का तीसरे में तीसरी वर्ब की फॉर्म आएगी, V3 V3 V3। चलिए 3 सलट गए, 3 का काम हो गया, ये हो गया, ये हो गया, देन ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ 2 नंबर और 4 नंबर की, यानी कि ये तो 2 नंबर, ये 4 नंबर, ठीक। जो भी टेंस का 2 नंबर और 4 नंबर होगा उसमें V1 प्लस ING, V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING, V1 प्लस ING। ऐसे ही इसका 2 नंबर कौन सा, ये रहा, इसमें भी V1 प्लस ING। और इसी का 4 नंबर कौन सा, ये रहा, V1 प्लस ING। फ्यूचर का V1 प्लस ING, और इसके में भी V1 प्लस ING। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख गए आप। 2 नंबर और 4 नंबर, 3 नंबर पहले ले चुके थे, मतलब आपने कंप्लीट, इसका भी 4 नंबर हो गया, मतलब आपने 12 में से 9 कंप्लीट कर लिए। 3 3 3, बताओ वर्ब कितना, जो जिसका नंबर है, 2 नंबर और 4 नंबर तो V1 प्लस ING, और जो 3 नंबर उसमें तीसरी फॉर्म, तो वर्ब की फॉर्म याद हो गई। बहुत बड़ी चीज़ याद कर लिया आपने, ट्रिक्स हैं। अब जो फर्स्ट नंबर पे हैं, जैसे पहला प्रेजेंट सिंपल है, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी,
ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन साथ में एस या ईएस भी लगता है, बता दूंगा, वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस या एस लगता है, प्लूरल के साथ में एस या एस नहीं लगता, वो भी बता दूंगा। लेकिन अभी ये जानना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी 1 नंबर में, ऐसे ही फ्यूचर के 1 नंबर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है टेंस का, और वो है पास्ट सिंपल, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, जिसके अंदर V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती। ये भी आपको ध्यान रखना है। कितना ज़बरदस्त चीज़ सीख गए, बहुत तगड़ी चीज़ सीखी। अगर दोनों लिस्ट याद होगी ना, ये और ये, हेल्पिंग वर्ब की और वर्ब की फॉर्म की, तो ऑलमोस्ट टेंस का एक मामला 70% कवर हो गया। क्योंकि हर जगह यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, या V1 + ing लगाएं, या फिर V1 लगाएं, या फिर V2 लगाएं, क्या लगाएं वो पता होना चाहिए। बस डिफरेंस इतना सा ही है कि जो 4 नंबर है इसके अंदर साथ में टाइम भी आता है। जो भी 4 नंबर टेंस होता है ना, उसमें समय साथ में आता है, टाइम। ठीक है, जो भी टेंस होगा 4 नंबर, उसके साथ में टाइम यूज़ होगा, जो मैं आपको सेंटेंस के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, टाइम का मतलब कि वो 8 बजे से पढ़ रहा है, 6 बजे से पढ़ रहा है, ऐसा टाइम आता है। अब रही बात स्पीकिंग के हिसाब से, इंग्लिश स्पीकिंग के हिसाब से अपन को, या फिर जैसे अपन कोई ऐसे राइटिंग करते हैं, निबंध वगैरह लिखते हैं ना इंग्लिश के अंदर, उसमें हिंदी भी अनुवाद आना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके मन में एक सेंटेंस आया कि वह स्कूल जा रहा था तो मैंने उसको देखा, ऐसा कुछ, वह स्कूल जा रहा था, तो पता होना चाहिए जा रहा था मतलब वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट मतलब वॉज ओवर का यूज़ होगा, तो ये पता होना चाहिए। मतलब आपको हिंदी भी पता होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जब भी आएगा तो उसकी एक ही पहचान है, आपको सेंटेंस के लास्ट में आपको दिख जाएगा, वे पढ़ता हैं, खेलता हैं, सोती हैं, नहाती हैं, गाना सुनाती हैं, मतलब ता हैं, ती हैं, ते हैं दिख जाएगा लास्ट में, ते हैं, ता हैं। जैसे वे पढ़ रहा हैं, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो उसमें रहा है, रही है, रही नजर आ जाएगा, ये पढ़ रहा है, पढ़ रही हैं, वे नाच रही हैं, वे सो रही हैं, सब इसमें आ जाएगा। ऐसे अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस है कैसा आएगा, वे पढ़ चुकी हैं, वे खेल चुका हैं, ऐसे ही। अब ये समझोगे आपकी इसकी और इसकी पहचान सेम है, लेकिन इसमें टाइम आता है, इसमें टाइम नहीं आता, ये पहचान है। रहा है, रहे हैं, मतलब ये है। वहाँ पर क्या था कि वह पढ़ रहा है, सेंटेंस को ध्यान से सुना, मैं वहाँ पर कह रहा हूँ कि वह पढ़ रहा है, लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि वह 4 बजे से पढ़ रहा है, मतलब उसमें टाइम भी इंक्लूड है, ये ध्यान रखना, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। अब आता है पास्ट। पास्ट में क्या है, पास्ट में था, थी, थे, वह पढ़ता था, वह खेलता था, वह नहाता था, या फिर वह स्कूल जाता था, ऐसा। सेकंड में रहा था, वापस सेम वैसा ही चल रहा है वहाँ पर, लेकिन यह रहा था, वहाँ रहा है, यहाँ पर था, मतलब बीती हुई चीज़ से पता चल रहा है। रहा था मतलब कोई पहले करता हुआ, क्योंकि टेंस ही पास्ट है। पास्ट का मतलब जो बीत गया, प्रेजेंट का मतलब जो चल रहा है, और फ्यूचर का मतलब जो आएगा। भाई 3 ही तो टेंस होते हैं, फ्यूचर का मतलब जो आएगा। तो यहाँ देखेंगे अपन, रहा था, रही थी, वह पढ़ रहा था, वह खेल रहा था, ऐसे। ठीक है, था, ती, थे हो गया। हाँ, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, ये था, ती, थे नहीं आएगा, यहाँ पर चुका था, चुकी थी आएगा। चुका था, चुकी थी और चुके थे, मतलब सेम वही है। जहाँ चुका है वहाँ पर था ही, चुकी ही है तो चुकी थे, सॉरी, चुका था, चुके थे, चुके थे। ठीक है, चुका था, चुकी थी भी आ सकता है, पॉसिबल है, चुका, चुकी थी भी आ सकता है, चुके थे, सेम वही। और चौथा रहा है, रही की जगह यहाँ से रहा था, रही थी, लेकिन समय साथ में आ जाएगा। वह खेल चुका था, वह 4 बजे से पढ़ रहा था। ठीक है, चौथे में 4 बजे से पढ़ रहा था, यहाँ पर था कि वह 4 बजे से पढ़ रहा है, मतलब अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू है, ये बात बीत गई, 4 बजे से पढ़ रहा था, पास्ट हो गया। गागी गे मतलब वह पढ़ेगा, खेलेगा, फ्यूचर की बात, अभी नहीं करा कुछ भी, आगे करेगा। ठीक है, आगे नौकरी करेगा। अभी ये भी कह सकते हो कि वह पढ़ रहा होगा, वह नहा रही होगी, वह डांस कर रहे होंगे, ऐसा कुछ। चुका होगा तो वह अब तक तो खेल चुका होगा, अब तक तो वो स्कूल जा चुकी होगी, वो अब तक तो आ चुके होंगे, ऐसा। फिर पढ़ रहा होगा, रही होगी, इसमें क्या आ जाएगा कि वह सोच रहे, इमेजिन करें फ्यूचर की बात, कि वह 6 बजे से पढ़ रहा होगा, वह 4 बजे से पढ़ रहा होगा, समय साथ में रहेगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, ये चार्ट आपके बिल्कुल दिमाग में फिट हो गया होगा। इससे बेस्ट तरीका कहीं नहीं मिलना है, इस तरीके को दिमाग में फिट कर लो, बहुत ही आसान है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। इसको तो 100% रट लो बिल्कुल जुबान पे, और रटने का तरीका मैंने बता दिया। कहते हैं ना, याद करने का भी तरीका होना चाहिए, याद ऐसे रटा भी नहीं जाता, टेक्निक से पढ़ोगे तो बहुत बेहद आसान है। ठीक है, तो ये चार्ट आपको जुबान पे याद हो गया होगा। हाँ, अब पहला टेंस उठाते हैं अपन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस। ज़बरदस्त तरीके से, बड़े ध्यान से समझना है। इसमें मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज़ होता है, लेकिन डू डज इसमें सिर्फ और सिर्फ इस टेंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है।
प्रेजेंट सिंपल कहते हैं ना कि लगभग टेंस का सबसे बड़ा बेस है। इसको अगर आप समझ ले तो मोस्टली सेंटेंस एग्जाम में यहीं से आते हैं। एक है पास्ट सिंपल, ऐसा कैसा है, पास्ट सिंपल है, दोनों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको दिमाग में फिट करना है। अगर ये दोनों पढ़ लिए तो मोस्टली टेंस कवर हो गए, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन, सबसे ज़्यादा अपवाद बनते हैं तो इस टेंस से बनते हैं और पास्ट सिंपल बनते हैं, दो में बनते हैं। प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों को अगर ढंग से पढ़ लिया ना तो ऑलमोस्ट टेंस समझ में आ गए। इसलिए ध्यान से समझना है आपको। मैंने यहाँ पर हेल्पिंग में लिखी है डू डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस, तीन चीज़ लिखी है और तीनों ही चीज़ पर आपको बड़ा तगड़े तरीके से गौर करना है। तीनों को मैं एक काम करता हूँ, अलग तरीके से बताता हूँ, ध्यान से समझते हैं अपन। देखो एक मिनट, यहाँ आते हैं अपन, इसमें पढ़ेंगे। देखो मेरी बात ध्यान से समझना। पहली बात मैंने लिखी डू डज की, डू और डज, एक बात ये लिखी। एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात लिखी, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस की बात, तीनों बातें समझ लेना तो मतलब आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कवर। ध्यान से ही सुनो कि ये जो डू डज है ये कहाँ आएगा, तो ध्यान रखना। मैंने स्टार्टिंग बता दिया था, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, स्टार्टिंग बता दिया था। तो ध्यान रखना डू का यूज़ होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज़ होगा, डू का यूज़ होगा, ठीक है। और डज का यूज़ कहाँ होगा, डज का यूज़ आपके होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। और मुझे नहीं लगता कि आपको सिंगुलर या प्लूरल अब से वापस बताने पड़ेंगे क्योंकि वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिए थे, ठीक है। तो डू का यूज़ अपन करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, डज का यूज़ करेंगे अपन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। ये तो बात कवर हो जानी चाहिए, ठीक है। और अब बात आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। तो ये ध्यान रखना, जहाँ भी डू हो चाहे डज हो, जिस भी सेंटेंस में डू डज अगर लग गया तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बता दूंगा अभी। अब वर्ब की ये एस या एस कहाँ लगेगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस या एस आएगा। ये बड़ी चीज़ है। पहली बात, डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगेगा, डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज कोई सा भी अगर यूज़ हो गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और जस्ट सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आ गया तो वहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस भी लगेगा, बता दूंगा अभी कैसे। कि जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया गो, ये क्या है फर्स्ट फॉर्म, अगर इसमें एस या एस लग जाए तो क्या बन जाएगा, गोज। लेकिन कब बनेगा, अगर इससे पहले सब्जेक्ट क्या हो, ही हो, कि वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं तो वी गो टू स्कूल। प्लूरल के साथ में एस या एस नहीं आएगा, सिंगुलर के साथ में एस या एस आएगा, प्लूरल के साथ में एस या एस नहीं आएगा, ध्यान रखना। एक सबसे बड़ी कंडीशन और है, शर्त और है कि डू और डज सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, जिस सेंटेंस में नोट लगा हो वो नेगेटिव होते हैं। एक होता है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का मतलब प्रश्नात्मक जो सेंटेंस होते हैं, मतलब जिसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगा होगा कि वह क्या करता है, क्या वह स्कूल जाता है, मतलब जिसमें आपको क्वेश्चन यस नो के आंसर होंगे, क्या वह स्कूल जाता है, ऐसा तो आपका आंसर क्या होगा कि हाँ या ना, मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो वहाँ पर। तो ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डू डज का यूज़ होता है और कहीं पर भी डू डज का यूज़ नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ ये। अब मैं फिर बता दूं आपको, किसी भी जो अपन सेंटेंस पढ़ते हैं तो सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं, वाक्य चार प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, और नेगेटिव इंटरोगेटिव मतलब नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। चार तरह के सेंटेंस होंगे, चारों बना के बताता हूँ, ठीक है। इस बात को भी नोट कर लेना। फिर अपन बात करते हैं सीधी यहाँ कि वह स्कूल जाता है, सिंपल सेंटेंस। अच्छा ये बात मैं लिख दी कि डू और डज का यूज़ ओनली नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, बस। अब अपन एक एक सेंटेंस लेते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। जो अभी बात बताई आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। सेंटेंस है वह स्कूल जाता है, तुरंत दिमाग को क्लिक करो, वह सब्जेक्ट है इसके अंदर, जो स्कूल जाएगा वो करता है सब्जेक्ट है। कौन है सब्जेक्ट, सिंगुलर है, वह क्या होता है, सिंगुलर। हम स्कूल जाते हैं, हम क्या है, प्लूरल। ये बड़ी चीज़ है, इसलिए मैं दोनों एक साथ लिए, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि वह स्कूल जाता है तो आप क्या बोलोगे, ही। अब सुनो, गो टू स्कूल में गो नहीं लिखा है, ध्यान से सुनना अभी। अब यहाँ पर मैंने लगाया गोज, बताओ एस या एस क्यों लगाया, क्योंकि ही सिंगुलर था और सिंगुलर के साथ में एस या एस लगता है, ठीक है। अब वी, यहाँ पर हम का मतलब ये होता है, वी सब्जेक्ट है, वी और वी प्लूरल है। भाई वी क्या है, प्लूरल, हम बहुवचन है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वी गो टू
स्कूल, बस ये समझना बहुत ज़रूरी है। ही सिंगुलर था तो एस एस लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस एस लगा, यही बात है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस कब लगता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कर्ता एक वचन होता है। वर्ब की सिर्फ V1 कब लगता है? जब सब्जेक्ट बहुवचन होता है, मतलब जब सब्जेक्ट मतलब बहुवचन मतलब प्लूरल होता है। वी प्लूरल था इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ V1 आया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई गो, सिर्फ गो फर्स्ट फॉर्म होती है, 3 फॉर्म होती है ना, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, 5 फॉर्म, लेकिन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई गो। ये मैंने सेंटेंस बनाया आपका अफर्मेटिव, मतलब जिसको हम कह सकते हैं सकारात्मक, ये सकारात्मक है। इसी का अगर नेगेटिव बनाऊँ तो क्या बनेगा बताओ? नकारात्मक क्या बन जाएगा? ही। अब मैंने एक बात और बताई थी कि जो नकारात्मक होता है इसमें नोट आता है, लेकिन एक बात बताई थी यहाँ पर डू डज हेल्पिंग वर्ब है। एक्चुअल में किसी भी सेंटेंस में जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इस टेंस का है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला है। ये सूत्र है सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, कहाँ जा रहा है स्कूल, वो क्रिया। लेकिन एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। लेकिन यहाँ पर डू और डज का यूज कर नहीं सकते हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, क्योंकि एक कंडीशन है। इसलिए तो कह रहा हूँ ये टेंस ध्यान से पढ़ना। कंडीशन क्या है कि डू और डज का यूज सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव में होता है। ये नेगेटिव तो लिख रहे हैं, ही के साथ में डू आएगा डज आएगा। ही क्या है? ही है सिंगुलर, कहा था ना मैंने, ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर की डू आएगा डज आएगा, डज आएगा। देखो अगर आप देखना चाहेंगे तो मैंने ये वाली चीज़ आपको देखो यहाँ लिखी है, साफ लिखी है कि अगर अपन बात करें डज, ये रहा, डज का यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करेंगे नहीं करेंगे, और डू का हम प्लूरल के साथ में करेंगे। तो अब बताओ मेरी को ये बात, अभी अपन जो बना रहे हैं ये ही क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आएगा? डज नॉट, यानी कभी भी नॉट अकेला नहीं आएगा। डू या डज का यूज नेगेटिव और इंटरोगेटिव में होगा तो ही डज नॉट, और उससे बाद में तो और भी बड़ी चीज़ है गो टू स्कूल। और वो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आता था, ध्यान से सुनना, कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आता था तो हम एस या एस लगाते थे। लेकिन मैंने एक बात फिर बता दूं कि जब भी सेंटेंस में डू या डज, देखो मैंने फिर ये लिख दिया था यहीं पर अगर आपने समझा हो तो, कि जब भी सेंटेंस में डू या डज लग जाए तो भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, लिख सकते हो साइड में कहीं पर, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो आपको लिख देता हूँ इस जगह। बहुत बड़ी चीज़ है ये। अगर सेंटेंस में डू या डज, ध्यान से लिखना, लग जाए, ठीक है, लग जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो। बहुत बड़ी चीज़ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सब्जेक्ट भले ही सिंगुलर ही क्यों ना हो। एक्चुअल में सिंगुलर के साथ में एस या एस लगता है, लेकिन जब सेंटेंस में इन दोनों में से कोई भी लग गया तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बहुत बड़ी चीज़ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको टेंस को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर डज लग गया तो ही डज नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये देख लो गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वरना यहाँ तो गोज आया था, तो ही दे के तो फिर गोज भर दोगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन उठता है, वो यही सेंटेंस देगा और खाली जगह के अंदर यहाँ पर आपको क्या दे देगा? गो देगा ऑप्शन में और गोज भी देगा। तो आप क्या देखोगे जल्दबाजी में कि ही है तो गोज भर दोगे, जबकि ही के साथ गोज कब नहीं आएगा? जब डू डज यूज होगा तो गोज नहीं आएगा, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, भले ही क्यों ना हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर बनाएंगे अपन तो क्या बनता है इसका? बहुत तगड़ी चीज़ सीख रहे हो, ध्यान से समझना। वी, जहाँ हमने डज नॉट लिखा था इसमें हम डू नॉट लिखेंगे, गो टू स्कूल। क्यों लिखेंगे डू नॉट? क्योंकि वी प्लूरल है और प्लूरल के साथ में डू आता है। दिमाग में फिट है ना? बहुत सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो, बस समझते जाओ। तीसरा एग्जाम्पल ये अपन ने बना दिया नेगेटिव। ठीक, अब हम बना रहे हैं इंटरोगेटिव, जिसको अपन क्वेश्चन मार्क से बताते हैं। वो बनेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है ये था, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल नहीं जाते हैं। इंटरोगेटिव बनेगा क्या वह स्कूल जाता है? ध्यान से समझना, पहले हिंदी भी लिख दूँ, दोनों चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब सेंटेंस क्या बनेगा? क्या वह स्कूल जाता है, ये चीज़, और आगे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या बनेगा? जब भी ये सेंटेंस हो जाए क्या वह स्कूल जाता है, क्वेश्चन मार्क पहले आ जाए, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी।
डज पहले आएगा, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आ रहा था, लेकिन जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हो कि क्या वो स्कूल जाता है, पूछ रहा है क्वेश्चन, तो हेल्पिंग वर्ब पहले, डज पहले आएगा। डज ही, और जिस सेंटेंस में डज लग गया, भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर क्यों ना हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट, डज ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगाना ना बोले, क्वेश्चन मार्क लगाना है। और फिर चौथा जो पार्ट है, चौथा टेंस बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक। वो बन जाएगा, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, ये पूछ रहा है, यहाँ पूछा वह स्कूल जाता है, यहाँ पूछा वह स्कूल नहीं जाता है, तीसरा पूछा क्या वह स्कूल जाता है, चौथा क्या वह स्कूल नहीं जाता है। बस 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ क्या बनाएंगे अपन? डज ही नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, नॉट गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। अब मेरी बात सुनना, कुछ स्टूडेंट, आप ये टेंशन मत लेना, एग्जाम में ये भी आ सकता है। यहाँ पे ने क्या लिखा? पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। सीक्वेंस का ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डज लग गया। इसी को आप ऐसे भी बना सकते हो, अगर आप डज नॉट को एक साथ लिखते हो, डजंट, ऐसे डजंट अपोस्ट्रोफी लगा के, सॉरी ऐसे अपोस्ट्रोफी लगा के लिखते हो तो सही है, तो एक साथ लिख सकते हो डजंट, और फिर आ जाएगा ही गो टू स्कूल। ये भी एक तरीका है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर डज नॉट को एक साथ लिख देते हो तो नॉट यहाँ जुड़ जाएगा, बाकी एज इट इज, तो डजंट ही गो टू स्कूल। या फिर यहाँ पर डज ही नॉट तोड़ के लिखना चाहते हो, तोड़ के लिखोगे तो डज ही, फिर उसके बाद में नॉट आएगा। सीक्वेंस ये है। वेरी गुड। अब अपन बात करते हैं इसकी, वी गो टू स्कूल, वी डू नॉट गो टू स्कूल। और तीसरा क्या बन जाएगा? क्या हम स्कूल जाते हैं, तो डू पे ले आ जाएगा, डू वी गो टू स्कूल, और आगे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, जो भी अपन ने इसमें किया था। और चौथा जो इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, उसमें आ जाएगा डू वी नॉट गो टू स्कूल। कितना आसान है बताओ। या फिर आप एक साथ लिखना चाहते हो तो डोंट पहले आ जाएगा, डोंट वी गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क। बहुत ईजी है ना, मज़ेदार। बस ये दोनों चीज़ अगर आपने समझ ली तो कुछ भी नहीं है टेंस में। बस ये बेसिक नॉलेज हो जाना चाहिए, कब तो डू लगेगा, कब डज लगेगा, कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस एस लगेगा, बस और कुछ है ही नहीं। सबसे मुश्किल टेंस माना जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस को, और सबसे इजी भी इसको माना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एग्जाम में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं वो इसी टेंस से पूछे जाते हैं। और ये है बेसिक, ये समझ लिया तो सब आ गया, ठीक है, ओके। अब अपन बात बढ़ते हैं नेक्स्ट है अपना, कुछ मैंने और डिफरेंट टाइप के सेंटेंस लिए हैं। वे घर जाते हैं, वे का मतलब दे, तो दे गो टू होम या दे गो टू होम। तो यहाँ पर गो क्यों आया बताओ? गो क्यों आया? क्योंकि दे क्या था? दे प्लूरल था, दे बहुवचन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। समझ में आ गई? यानी कि कौन सी फॉर्म आई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर V1, क्योंकि गो तो फर्स्ट फॉर्म है। फिर तुम क्या खेलते हो, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन में तुम क्या खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले, मतलब मैंने ऐसे सेंटेंस ले लिए हैं कुछ जो स्पीकिंग के हिसाब से काम आएंगे, व्हाट, लेकिन सेंटेंस में हेल्पिंग और कौन सी आई? डू यू प्ले, व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो, ठीक है। और इसको तुम क्या खेलते हो, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना जरूर है। डू लग गया, देखो डू है क्योंकि यू था, तो यू को ध्यान में रखते हुए डू लगा। यही होता कि यहाँ पर तुम की जगह सिंगुलर सब्जेक्ट होता, वह क्या खेलता है, वह क्या खेलता है, तो वो फिर वहाँ पर हो जाएगा डज, डू की जगह क्या हो जाएगा डज, और ही प्ले, वो डज ही प्ले, ठीक है। यानी कि वो ऐसा हो जाता, अगर वो सेंटेंस क्या होता कि वह क्या खेलता है, तो डज वो डज ही प्ले, ठीक है, ये चीज़ है। फिर मैं खेलता हूँ, सिंपल, आई प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लेड प्लेइंग प्लेज, लेकिन अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई? क्योंकि आई भी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं कैसे बोलता हूँ? हाउ डू आई स्पीक, ठीक है। मैं कैसे बोलता हूँ? तो हाउ डू, आई के साथ में डू लगता है, क्योंकि आई क्या था? प्लूरल था, तो डू लग गया। मतलब मैंने जानबूझ के हर तरह के सेंटेंस लिए हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसा भी आ जाओ, आपको सेंटेंस ये देखना है कि वो उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल है, ये ध्यान रखना है बस, और कोई टेंशन नहीं है। ये सारे ही मैंने प्लूरल के लिए हैं, बहुवचन के लिए, ठीक है, ओके। फिर अपन बात करते हैं इसकी यूज़ की, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा यूज होता है यहाँ से, वो इतनी देर जो भी मैंने बताया होता बेसिक इंट्रोडक्शन। अब है एग्जाम में कैसे सेंटेंस आएंगे। पहला रूल है, रेगुलर या इरेगुलर एक्शंस या फिर हैबिट्स, नियमित और अनियमित कार्य या फिर आदत,
जब भी ऐसा हो हमेशा वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। जिस सेंटेंस में आपको पढ़ने से पता चलेगी तो रेगुलर एक्टिविटी है, नियमित है, इरेगुलर अनियमित है, या फिर ये तो उसकी हैबिट है, आदत है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा वहाँ पर। एग्जाम्पल से समझो, मज़ा आएगा। सीजन्स मतलब ऋतुएं, सीजन्स बहुत सारी ऋतुएं होती है, ये प्लूरल है। सीजन्स एट देयर टाइम, ऋतुएं बदलती रहती है, मतलब ये उसका नियमित है, रेगुलर काम है। सीजन्स हमेशा बदलती है, चाहे वर्षा ऋतु हो, चाहे शरद ऋतु हो, चाहे अपनी वो ग्रीष्म ऋतु हो, हर 4-4 महीने के पखवाड़े या 4-4 महीने के बाद में बदलती रहती है, मतलब सीजन्स बदलती रहती है, उसका नियमित काम है, रेगुलर एक्टिविटी है ये। इसका मतलब तुरंत माइंड क्लिक करिए, अरे यार तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया यहाँ पर तो। लेकिन फिर रुकना है, सेंटेंस देख के रुकना है कि सीजन्स, यस, यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट में चेंज है, तो यहाँ पर आपको चेंज भरना है या चेंजेस भरना है, क्योंकि यही तो देखना है कि सीजन सिंगुलर है प्लूरल है। हमने देखा सीजन्स है, सीजन नहीं है, सीजन्स है। एस नहीं होता तो सिंगुलर होती, एक ऋतु, लेकिन सीजन्स मतलब बहुत सारी ऋतुएं, इसका मतलब 4-5 ऋतुएं, तो यानी कि बहुवचन है, प्लूरल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा सीजन्स चेंज। ठीक है, सीजन्स चेंज एट देयर टाइम। सेकंड है शाम, गो टू स्कूल डेली, मतलब शाम रोजाना स्कूल जाता है, इसका मतलब नियमित एक्टिविटी, रेगुलर है उसका काम स्कूल जाना। डेली का मतलब रोजाना, रोजाना का मतलब नियमित, रेगुलर है। तो शाम स्कूल जाता है डेली, तो शाम क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है? आपका माइंड कर रहा है शाम तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर के साथ में एस एस लगता नहीं लगता, तो गो का हो जाएगा गोज। फिर है आई, आई क्या है, प्लूरल, लेकिन हमें क्या पता टेंस कौन सा है, हमने पूरा पढ़ा डेली दिख गया, डेली का मतलब रोजाना, अरे इसमें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस में फिर रुके हम, आई को देखा, आई सिंगुलर है प्लूरल है, पता चला आई तो प्लूरल है, तो कम का कम ही आएगा, कम्स नहीं आएगा। कम्स क्यों नहीं आएगा, कम्स आता अगर यहाँ पर सिंगुलर यानी एक वचन करता होता। ठीक है, अर्थक्वेक्स भूकंप, अर्थक्वेक्स है भूकंप, कम इन जापान, जापान में अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं क्योंकि ये है इरेगुलर, कभी भी आ जाते हैं, कोई फिक्स गारंटी नहीं है, लेकिन ये इरेगुलर एक्टिविटी, इरेगुलर एक्शंस है, यानी कि ये अनियमित कार्य है। अच्छा, इसका मतलब तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही सोचा आपने। अर्थक्वेक्स कम इन जापान, भूकंप आते रहते हैं, लेकिन ध्यान रखना अर्थक्वेक्स प्लूरल है, भूकंप आते रहते हैं, एक यहाँ अर्थक्वेक नहीं अर्थक्वेक्स है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कम का कम आएगा, कम्स नहीं आएगा। अर्थक्वेक्स कम इन जापान। ठीक है, नेक्स्ट माई मदर, तुरंत रुक जाओ, माई मदर यूजुअली वर्ड है, यूजुअली का मतलब ज़्यादातर, इसका मतलब मम्मी की हैबिट है, ये उनकी आदत है। माई मदर स्पीक हिंदी, मतलब वो हिंदी बोलते हैं, स्पीक हिंदी, ये उनकी हैबिट है, मतलब तीनों से मैंने एग्जाम्पल ले लिए हैं, तो उनको हिंदी भाषा बोलने की आदत है। माई मदर क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है। पहली बात तो ये पहचानना है कि टेंस कौन सा है। कैसे पता चला कि यार ये तो मम्मी की रोजाना बोलने की आदत है, हैबिट है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में रुक गए अपन, फिर चले सब्जेक्ट की तरफ कि सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, पता चला मेरी माताजी, मेरी माताजी तो एक ही है, मतलब सिंगुलर है, तो माई मदर यूजुअली। तो जब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर हो तो वर्ब में एस एस लगता है तो स्पीक्स आएगा। माई मदर सिंगुलर तो माई मदर यूजुअली स्पीक्स हिंदी, स्पीक मत कर देना, एस आपको लगाना है, माई मदर क्योंकि सिंगुलर है। बेहद आसान है ना, तो मज़ा आ रहा होगा पढ़ के। सेकेंड रूल है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि सार्वभौमिक सत्य जो भी बात हो वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ आप सुना होगा कि एक ईमानदार आदमी, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज, हमेशा वो सच बोलता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि उससे पहले अपने उसका नाम क्या बोल दिया, ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी। तो ईमानदार कौन होता है, जो हमेशा सच बोलता है, बिल्कुल सही है। ऑलवेज दिख गया, ऑलवेज का मतलब हमेशा, मतलब सार्वभौमिक सत्य है, ऑनेस्ट वाली बात है, तो यहाँ आ जाएगा टेल्स। अब एक बात बताओ, टेल्स क्यों आया, टेल ब्रैकेट में रखा था तो टेल्स आया, टेल्स क्यों आया, क्योंकि एक ही आदमी की बात चल रही थी, सिंगुलर है, एन ऑनेस्ट मैन, बहुत सारे आदमी नहीं है वहाँ पर, एक आदमी है। ठीक है, नेक्स्ट वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यूनिवर्सल ट्रूथ साइंटिफिक फैक्ट है, इसको आप कह सकते हो साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य है ये, साइंटिफिक फैक्ट वैज्ञानिक तथ्य कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म होता है, बॉयल होता है प्रॉपर,
तो ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो चाहे साइंटिफिक फैक्ट हो, हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। वाटर सिंगुलर है पानी, तो बॉयल का क्या आ जाएगा, बॉइल्स, ठीक है, बॉइल्स आएगा, नॉट बॉयल। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, ध्यान रखना पानी सिंगुलर में आता है, ठीक है, बहुवचन में नहीं आता, प्लूरल में नहीं आता। तीसरा रूल है अपना गोल्डन रूल कि न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है, आपने देखा होगा जो सबसे पहले फ्रंट ऊपर लिखी होती है वो, और जो स्पोर्ट्स कमेंट्री होती है जिसको अपन बोलते हैं आंखों देखा हाल कि गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रनों के लिए, वैसे तो स्पोर्ट्स की बाउंड्री मतलब स्पोर्ट्स कमेंट्री हो जिसमें अपन आंखों देखा हाल बोल सकते हैं, और न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो, हमेशा इनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। अब आप सोचोगे एग्जाम में ये थोड़ी ना लिखा हुआ आएगा, एग्जाम में सेंटेंस आएगा तो हम देख लेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट देश डिसाइड टू रेगुलाइज द प्राइवेट कॉलोनीज, और ऐसा लिखा रहता है सीएम, मतलब मुख्यमंत्री ने कहा है कि जितनी भी प्राइवेट जो कॉलोनी है उनको हम अब नियमित करेंगे, ये मुख्यमंत्री ने कहा। तो गवर्नमेंट ये हेडलाइन है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सरकार, आप उनको पहचान तो होगी टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है। अब देखेंगे अपन किसकी, कि सब्जेक्ट यानी करता क्या है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है, एक वचन है बहुवचन है, बिल्कुल एक वचन है, यानी सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ में एस या एस लगता है तो डिसाइड्स आ जाएगा। डिसाइड का क्या आ जाएगा, डिसाइड्स। सरकार एक होती है, ध्यान रखना, सरकारें नहीं होती है। विराट कोहली या विराट सिंगुलर है। स्ट्राइक द बॉल एंड ऑफ इट क्रॉस द बाउंड्री लाइन, ऐसा बोलते हैं ना, उस जो कमेंट्री वाले बोलते हैं वो ऐसा बोलते हैं। उसने कहा कि विराट कोहली के पास में उसने बॉल को स्ट्राइक किया और बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई, या फिर ऐसा मान लो कि उसने शॉट मारा। तो विराट सिंगुलर है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो सिंगुलर के साथ में क्या आ जाएगा, स्ट्राइक्स, मतलब आगे एस लगा देना, स्ट्राइक्स। विराट स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज, ध्यान रखना, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस विराट कोहली के ऊपर ही चल रहा है, उसी ने बॉल को मारी और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई, तो वहाँ सब्जेक्ट सर हर बार सब्जेक्ट इसका यूज़ होगा, और विराट सिंगुलर सब्जेक्ट है, स्ट्राइक्स और गोज एस या एस का यूज़ होगा। सबसे इम्पोर्टेंट मैंने एग्जाम्पल नीचे लिखा है, ये बहुत एग्जाम में रिपीट एग्जाम्पल है ये, इंडिया विन T20 द फाइनल। अब गलतफहमी क्या होती है कि इंडिया, मतलब ये सोचते हैं कि इंडिया तो सिंगुलर है, लेकिन इस सेंटेंस में इंडिया तो सिंगुलर है, सबको पता है, एक ही देश है, लेकिन इस सेंटेंस में उसका मीनिंग कुछ अलग है। इंडिया विन T20 द फाइनल, मतलब इंडिया ने T20 का फाइनल जीता। यहाँ पर इंडिया का मतलब पूरी टीम से है, मतलब इंडियन पूरी टीम से मतलब है, और पूरी टीम में 11 प्लेयर होते हैं, इसका मतलब वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर विन आया, न कि विंस आया। अगर यहाँ पर इंडिया होता, अगर इंडिया सिंगुलर होता तो यहाँ पर क्या था, विंस, और वो गलती हो जाती जो आपको नहीं करनी है। ऐसा कुछ मीनिंग भी निकालना है कि इंडिया यहाँ पर पूरी टीम को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, न कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस आएगा। सबसे तगड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं ऐसे रूल नंबर 4, देखो अपना, इसमें फ्यूचर प्लान एक्शंस, यानी जो निकट भविष्य। अब यहाँ पर थोड़ा सा रुकना है, ये निकट भविष्य वाली बात आगे और आएगी एक टेंस में। अब यहाँ पर ये समझना है कि मोस्टली यहाँ जितने भी बात आएगी वो बड़े लोगों के बारे में आएगी, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, मतलब जिनका भावी प्लान होता है, जो फिक्स होता है कि इतनी तारीख को होगा तो होगा ही होगा, ठीक है। तो निकट यानी फ्यूचर में प्लान एक्शंस, ठीक है, और वो भी बड़े लोगों के साथ, मोस्टली प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, कोई चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, इन सब लोगों के बारे में, ठीक है। कि द प्रेसिडेंट डेज रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, यानी जो हमारे राष्ट्रपति जो अगले महीने रिटायर हो रहे हैं, तो ये सीधा पता चल गया कि नेक्स्ट मंथ, मतलब फिक्स एग्जैक्ट है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिटायर का क्या हो जाएगा, रिटायर्स। क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट सिंगुलर हैं, समझ में आ गई, ओके। फिर द प्राइम मिनिस्टर डेज विजिट जयपुर टुमारो, यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री वो कल जयपुर विजिट करेंगे। तो ये भी भावी, हमने सोचा कि यार बिल्कुल ये तो नियर फ्यूचर है, मतलब भावी नियर फ्यूचर में निकट भविष्य का नियोजित काम है, फ्यूचर प्लान एक्शन है, तो सीधा पता चल गया प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। लेकिन फिर हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर प्लूरल, तो पता चला कि प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, विजिट का आ जाएगा विजिट्स, ठीक है, आगे एस लग जाएगा। प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, विजिट करेंगे जयपुर, इजी है। नेक्स्ट रूल है विथ इनहेरेंट क्वालिटीज़, यानी कि जन्मजात जो गुण होते हैं, जन्मजात गुणों के साथ में भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, ठीक है। कैसे पहचानोगे, ए मदर डेज लव हर चिल्ड्रन, ये जन्मजात है, ये मतलब पीढ़ियों से चलता आ रहा है कि एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। तो इसका मतलब सेंटेंस देखते ही पता चल गया कि ये तो
मतलब जन्मजात गुणों वाला है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। ए मदर, एक माता, सिंगुलर है प्लूरल है, पता चला सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लव्स, ठीक है, मदर लव्स आ जाएगा। फिर है फादर्स, इसको ध्यान से पढ़ना ना, ये सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। फादर्स देयर न्यूरिश फैमिली, न्यूरिश का मतलब होता है लालन पालन करना, पालन पोषण करना। एक पिताजी जो है परिवार का पालन पोषण करते हैं। यहाँ पर जो पिता हैं, फादर्स वर्ड यूज क्यों हुआ, ये सभी पिताओं के लिए हैं। मतलब दुनिया में जितने भी फादर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों का, अपनी फैमिली को पालन पोषण करें, चाहे वो इनकम का सोर्स करें, कुछ भी पैसा पैदा करें, मतलब उनका एक, हालांकि ऐसी बात नहीं है, खूब सारी माताएं भी काम करती है, लेकिन एक बात एग्जाम्पल लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फादर्स है, मतलब वो प्लूरल हैं, यहाँ पर ओनली एक पिताजी नहीं है, सभी फादर्स के लिए वर्ड यूज हुआ है, इसलिए ये प्लूरल है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फादर्स यहाँ पर प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब न्यूरिश का न्यूरिश आएगा, एस या ई एस नहीं आएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6, विथ कोटेशंस प्रोवर्ब्स, यानी कि जो कथन और कहावत होते हैं उनके साथ में भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। कहावतें तो जानते होंगे कि गांधी जी ऐसा कहते हैं, कथन या उनके कथन है या कुछ कहावतें होती है, जैसे कि गांधी जी देश से नॉन वायलेंस, नॉन और वायलेंस अलग अलग वर्ड है, अहिंसा, नॉन वायलेंस, ठीक है, इज द सुप्रीम वर्च्यू। गांधी जी कहते हैं अहिंसा सबसे मतलब बेस्ट है, सर्वोत्तम है, अहिंसा क्या है, सबसे अच्छी है, मतलब हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो ये गांधी जी का कथन था। तो मतलब जब कथन की बात आई, प्रेजेंट सिंपल टेंस, बात आती है फिर सब्जेक्ट की, तो गांधी जी सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल है, सिंगुलर है, तो गांधी जी के साथ में हमेशा एस या एस लगेगा, क्योंकि गांधी जी सिंगुलर है, तो से का आ जाएगा सेज, गांधी जी सेज, क्योंकि गांधी जी सिंगुलर है, एक वचन है, बहुत ईजी है। फिर आया फॉर्चून, फॉर्चून फेवर द ब्रेव, मतलब जो भाग्य जो होता है वो हमेशा ब्रेव मतलब बहादुरों का साथ देता है। जो हौसले वाले लोग होते हैं, हिम्मत वाले लोग होते हैं, उनका हमेशा ऐसा कहते हैं ना, भाग्य भी उसी का साथ देगा जो मेहनत करेगा, जो बहादुर होगा, जो मेहनत होगा, ठीक है, निडर होगा। तो फॉर्चून फेवर्स, फेवर्स आ जाएगा यहाँ पर FAVOURS, ये ध्यान रखना, तो स्पेलिंग मिस्टेक है, FAVOUR आ जाएगा, ठीक है, FAVOUR, ठीक है, और ये आ जाएगा फेवर्स, क्योंकि जो फॉर्चून है वो सिंगुलर है, भाग्य, भाग्य एक वचन सिंगुलर होता है, इसलिए फेवर्स आ जाएगा। 7वां रूल है विथ कंडीशनल इंपरेटिव, सशर्त वाले वाक्य, सशर्त आदेशात्मक के साथ में, जैसे कहते हैं कि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, उन सब में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। वर्क हार्ड इफ यू, मतलब कंडीशन है मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, ठीक है, वर्क हार्ड इफ यू डैश सक्सेस। अब यहाँ पर यू क्या है, प्लूरल है भाई, ये तो अपन को पता चल गया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन बात है कि ये सब्जेक्ट कौन सा है, तो पता चला कि प्लूरल है यू, और यू के साथ में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यू वांट, ठीक है। अगला स्टैंड अप व्हेन द टीचर डेज कम टू क्लास, यानी कि जब टीचर आते हैं तो आपको क्लास में क्या होना है, खड़ा होना है, मतलब ये भी क्या है, कंडीशन, स्टैंड अप मतलब क्योंकि टीचर क्लास के अंदर आए हैं, तो ये ऐसा जिसमें कंडीशन हो, सशर्त हो, आदेश हो, हमेशा वहाँ पर आदेश वाले सेंटेंस में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। टीचर सिंगुलर हैं, इसलिए यहाँ पर कम का क्या आएगा, कम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस या एस आता है, बहुत ईजी है ना। नेक्स्ट रूल नंबर 8वां, विथ वर्ब्स ऑफ इमोशंस, जो भावनात्मक क्रियाएं होती है उन सब के साथ में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। और भावनात्मक क्रियाएं कौन कौन सी होती है, ऐसी कौन कौन सी वर्ब है जो फीलिंग वाली होती है, कुछ इमोशंस वाली होती है, जैसे कि लव वर्ड दिख जाए आपको, लव, हेट, एंगर, फियर, लव प्यार, हेट घृणा, एंगर मतलब गुस्सा, फियर डर, डिज़ायर अपनी इच्छा है ना, वांट चाहना, विश, प्रीफर, लाइक, होप, माइंड, ये जितना भी वर्ड आ जाए हमेशा वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, ये वर्ड दिखते ही, जैसे कि आई ब्रैकेट में प्रीफर लिखा हुआ है, इसका मतलब अरे यार प्रीफर का मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो हमेशा कि मैं चाय की बजाय तो दूध को प्रीफर करता हूँ, तो आई प्रीफर का प्रीफर आ जाएगा। क्यों आया बताओ, एस या एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि आई प्लूरल है, ठीक है। फिर आई है फॉर द बेस्ट रिजल्ट, यानी कि आई होप दिख गया आपको, होप का मतलब क्या होता है, ये भी एक मतलब ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ, ये इमोशनल फीलिंग्स है अपनी, तो यहाँ पर भी होप का होप ही आएगा,
एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि आई प्लूरल है, होप का होप ही आएगा। फिर शी मी मच, लव मतलब वह मुझसे बहुत प्यार करते हो, लव का मतलब है वो भी भावनात्मक है, लेकिन सिंगुलर है, शी क्या है सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लव्स। ठीक है, लव का क्या आएगा लव्स आएगा क्योंकि शी क्या सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में एस या एस आता है। बेहद आसान है। रूल नंबर 9, नेगेटिव इंपेरेटिव नकारात्मक और आदेशात्मक अगर सेंटेंस हो जिसमें डोंट और डोंट, वैसे भी डोंट से तो पहचान ही हो रही है, डोंट हो चाहे डज नॉट हो, डोंट हो चाहे डजंट हो, आपको ये साफ पता चल जाएगा। जैसे कोई कहता है ना कि डोंट, जैसे आपने पार्क वगैरह में देखा होगा, पार्क में अपन कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो वहाँ लिखा रहता है कि डोंट प्लग द फ्लावर्स, मतलब फूलों को मत तोड़िए, ऐसी कुछ जो कंडीशनल ऐसी बातें लिखी होती है नकारात्मक, उसमें भी आदेश हो, आदेश तो होता ही होता है लेकिन उसमें नेगेटिव है नकारात्मक जो होता है उसमें भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, उस सेंटेंस को पढ़ लेना वाले आप वहाँ पर जो छोटा सा बोर्ड लगा होता है, तो यहाँ आ जाएगा डोंट प्लग का प्लग ही रहेगा। क्यों रहेगा बताओ? क्योंकि जिस सेंटेंस में डू या डज का यूज हो जाता है वहाँ पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, तो प्लग का प्लग रहेगा। ऐसे ही नीचे वाले में भी डोंट मैक है ना, इस तो मैक का मैक ही रहेगा क्योंकि सेंटेंस में डू या डज का यूज़ हो गया। बहुत आसान है, 9 रूल कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं 10वां रूल। विथ साइंटिफिक या स्पिरिचुअल अदर प्रिंसिपल एंड थ्योरीज, मतलब वैज्ञानिक बातें हो या कोई आध्यात्मिक बातें हो भगवान वाले ऐसे कुछ, या फिर कोई सिद्धांतिक बातें हो, सिद्धांत इसके अंदर हो, प्रिंसिपल्स छुपे हो। हालांकि ये ऐसा अपन ले भी चुके, एक सेंटेंस स्टार्टिंग मैंने कहा था कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होता है, वो इसी में उसको भी इसमें जोड़ सकते थे, लेकिन मैंने इसको जानबूझ के अलग रूल बनाया ताकि याद करने में आसान रहे। साइंटिफिक और आपका स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक और आपके प्रिंसिपल सिद्धांत, तीनों बातें आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए एक साथ ठीक रहेगा। वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे 100 डिग्री पे बॉईल होता है साइंटिफिक फैक्ट है, और 0 डिग्री पे जमता है ये भी साइंटिफिक फैक्ट है, मतलब ये सच है। तो यहाँ पर पानी क्या है, पानी मैंने आपको वहाँ पर भी उस टाइम पर भी कहा था पानी सिंगुलर है, तो फ्रीजेज आएगा, सिंगुलर के साथ में एस एस लगता है। फिर भगवान की बात चल रही है, गॉड डज नॉट टेक बर्थ, भगवान जन्म नहीं लेते, तो यहाँ पर ध्यान रखना क्योंकि वो तो क्या है सब जगह हमारे एज है, निराकार है, तो मतलब गॉड डज नॉट डैश टेक बर्थ, यहाँ पर ये बात आई, तो गॉड भगवान एक है इसलिए डज आया, वेरी इंपॉर्टेंट है। गॉड सिंगुलर है इसलिए डज आया, वरना डू आता, प्लूरल अगर सब्जेक्ट होते भगवान तो डू आता। गॉड डज नॉट, और मैंने कहा था जिस सेंटेंस में डू या डज लग जाता है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टेक का टेक ही रहेगा, कोई टेक्स वैक्स नहीं आएगा, भले ही गॉड सिंगुलर क्यों ना हो। मैंने एक बात लिखी थी, पर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जिस सेंटेंस में डू या डज लग जाता है वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर क्यों ना हो। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट तो सिंगुलर था, भगवान गॉड तो सिंगुलर थे, लेकिन सेंटेंस में डज लग गया इसलिए वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। बहुत बढ़िया। फिर है एवरी ट्राइंगल, ये फैक्ट है, एवरी ट्राइंगल 3 साइड्स, एक प्रिंसिपल एक सिद्धांत है कि हर त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ सिखाता हूँ आपको हैज़। अब किसी किसी के मन में ये आ रही होगी कि ये जो हैज़ हैं, ये हैज़ तो हेल्पिंग वर्ब होती है, बिल्कुल होती है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट की, पूरी बात समझना, प्रेजेंट परफेक्ट की होती है, लेकिन यहाँ पर ये हैज़ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर हैज़ मेन वर्ब का काम कर रही है, मतलब मुख्य क्रिया है, नोट सहायक क्रिया। यहाँ पर हैज़ का मतलब है होना। भाई जैसे अपन कहते हैं ना आई हैव ए कार, मतलब मेरे पास एक कार है, वो हाँ वहाँ पर हैव का मतलब होना है, वैसे ही यहाँ पर हैज़ का मतलब भी होना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। आगे और रूल लिखाऊंगा। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, यहाँ पर हैज़ मेन वर्ब है, मतलब वर्ब है, और हैज़ की 3 फॉर्में होती है, ध्यान रखना। फर्स्ट फॉर्म हैज़, सेकंड फॉर्म हैड, और थर्ड फॉर्म भी हैड, और फोर्थ फॉर्म हैव होती है। हैड, हैज़, हैड, हैड, और चौथी फॉर्म हैव होती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ सीख रहे हो आप, ध्यान रखना। यहाँ पर हैज़ की अपन हालांकि लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म ही, क्योंकि ट्राइंगल सिंगुलर हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हैज़ का हैज़ ही आएगा। बहुत बड़ी चीज़ सिखा दी है, साइड में लिखने वाली बात सब लिख लेना नोट्स के अंदर, ठीक है। ओके, 11वां रूल देखते हैं, हिस्टोरिकल प्रेजेंट, यानी कि जो ऐतिहासिक लेकिन वर्तमान में होना चाहिए वो, और ज्योग्राफिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसको फैक्ट कर लेना 1 मिनट के लिए। हिस्टोरिकल फैक्ट हो या ज्योग्राफिकल फैक्ट हो, ऐतिहासिक तथ्य हो
चाहे वो भौगोलिक तथ्य हो, लेकिन वो एट प्रेजेंट एंड वर्तमान में होने चाहिए। फिर सुन लो, हिस्टोरिकल फैक्ट या ज्योग्राफिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य या भौगोलिक तथ्य कोई से भी हो, बस उनका प्रेजेंट एट प्रेजेंट में कुछ रोल होना चाहिए या प्रेजेंट में वो जिंदा होना चाहिए, उनका असर या वो खुद। जैसे कि इंडिया फ्रीडम इन 1947 हिस्टोरिकल फैक्ट है, भारत को 1947 में आज़ादी मिली थी, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है और उसका असर आज भी है क्योंकि इंडिया है, हमारे सामने है इंडिया। तो इंडिया यहाँ पर आ जाएगा विंस। विंस क्यों आया? क्योंकि इंडिया सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में SCIS लगता है। इंडिया विंस फ्रीडम 1947। फिर गंगा नदी है, रिवर है। गंगा फ्लोज थ्रू यूपी बिहार एक्सेट्रा, जैसे गंगा नदी जो यूपी बिहार से होते हुए निकलती है। तो यहाँ पर द गंगा मतलब गंगा एक ही यूनिक है इसलिए दा लगा, तो द गंगा सिंगुलर था इसलिए फ्लोज आ गया, वरना फ्लो आता। ठीक है, तो वेरी इजी। और इसका जोग्राफिकल फैक्ट है, यूपी से बिहार से होते हैं, मतलब भौगोलिक देख लो, भौगोलिक शहरों के नाम है, ज़मीनों के एरियाज़ का पता चल रहा है, तो भौगोलिक फैक्ट है। और गंगा आज भी है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब वो प्रेजेंट में होनी भी चाहिए और वो फैक्ट भी होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। 11 रूल टॉप लेवल के कंप्लीट कर लिए और 12वां भी देख लेते हैं, 12 रूल। वो हैं कि निश्चित यानी फिक्स्ड, स्थायी यानी कि परमानेंट, अथवा सारणीबद्ध कार्यक्रम जो होते हैं, टेबल्ड प्रोग्राम जो होते हैं कि भाई इतना हम सूचीबद्ध काम है, कहते हैं ना कि ये काम, जैसे कोई मंत्री वगैरह कहते हैं, हम देखना कि इतना सूचीबद्ध काम है, जल्द कर देंगे, पूरा कर देंगे, मतलब उन्होंने पहले सूची बना रखी है, लिस्ट बना रखी है, उन लिस्ट के अकॉर्डिंग वो कार्यक्रम या प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप भी कहते हैं कि हमारा स्कूल है ना वो इतने बजे से इतने बजे तक होता है, मतलब ये क्या है कि निश्चित है, फिक्स काम है, वो होता है, फिक्स है। और आप स्कूल भी उसी टाइम जाते हो कि स्कूल अगर 7 बजे लगेगी, 7:30 लगे तो 7:30 ही लगेगी, ये फिक्स है। तो ऐसे में सेंटेंस में भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। आवर स्कूल रन फ्रॉम 7:30 to 12:30, इसका मतलब आवर स्कूल, हमारा स्कूल, यानी कि स्कूल एक है, सिंगुलर स्कूल, हमारा स्कूल एक स्कूल होता है। ध्यान रखना, सब स्कूलों की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। आवर स्कूल, तो यहाँ आ जाएगा रन्स, क्योंकि स्कूल सिंगुलर है। नेक्स्ट, द ट्रेन लीव फॉर दिल्ली एट 9:05 AM, मतलब जो ट्रेन है वो दिल्ली 9:05 पे या 5 मिनट से निकलेगी या पहुँचेगी। यानी कि अगर दिल्ली से वो 9:05 से निकलेगी, तो यहाँ पर ये क्या है, ये भी फिक्स है। ट्रेन 9:05 पे निकलेगी तो निकलेगी, रवाना होगी तो रवाना होगी। तो यहाँ पर ट्रेन सिंगुलर है, तो यहाँ पर आ जाएगा लीव्स, SAS लगेगा, क्योंकि ट्रेन भी सिंगुलर है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के टॉप लेवल के, अच्छा एक और है 13 रूल है, 13 और देखते हैं। ये तो फिक्स है, मतलब ये वर्ड देखते हैं तो कहता ना कि एकदम चेपना है, बस देखते ही सीधा आंसर। ऑलवेज, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, इसका मतलब क्या था, हर बार एवरी ईयर लग जाएगा। यूजुअली, सेल्डम, ऑफ्टन, रेयरली, एक्सेट्रा, इतने जितने भी वर्ड आ जाए इससे पहले एक्सेट्रा मतलब आदि, है ना, के साथ में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, फिक्स है। माई ब्रदर्स, तुरंत आपका माइंड क्लिक कर गया, यूजुअली का मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, मतलब ये रूलों का कहते हैं सब रूल का बाप है ये, इसको अगर पढ़ लिया तो मोस्टली प्रेजेंट सिंपल टेंस तैयार हो गया। ठीक है, माई ब्रदर्स यूजुअली मतलब हमेशा, तो माई ब्रदर्स, माई ब्रदर आना चाहिए यहाँ पर, माई ब्रदर यूजुअली, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गोज, क्योंकि मेरा भाई, ठीक है, मेरा भाई स्कूल टू स्कूल टुगेदर, मतलब मेरे साथ जाता है। ठीक है, मेरा भाई जो है वो स्कूल हमेशा मेरे साथ जाता है, तो गोज आ जाएगा, SAS लग गया, क्योंकि माई ब्रदर सिंगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट, माई मदर, मेरी माता जी, ऑलवेज दिख गया, मैंने कहा ना इनमें से कोई भी वर्ड दिख जाए, ऑलवेज दिख गया, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल। तो माई मदर ऑलवेज टेक टी इन द मॉर्निंग, तो यहाँ आ जाएगा टैक्स क्यों आया, क्योंकि माता जी सिंगुलर हैं, माई मदर सिंगुलर है, तो SCIS आएगा, तो टेक के साथ में टैक्स आया। आई डेज टू स्कूल एवरी डे, मैंने कहा एवरी डे हो, चाहे एवरी मंथ हो, चाहे एवरी वीक हो, चाहे एवरी ईयर हो, हमेशा क्या नाम उसका प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट आई है और आई है प्लूरल, और प्लूरल के साथ में तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, SAS नहीं आता, आई गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, फिर द पोस्टमैन डिलीवर द पोस्ट बाय 11 AM एवरी डे दिख गया हमें, यहाँ पर भी एवरी डे था। यहाँ पर द पोस्टमैन है, पोस्टमैन सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा डिलीवर्स। ठीक है, डिलीवर का क्या आ जाएगा,
डिलीवर्स। है ना आसान। तो टॉप लेवल के 13 रूल, 13 रूल मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल के बताए हैं। सबसे मुश्किल रूल, सबसे मुश्किल टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस। बेहद आसान तरीके से एकदम PhD मैंने आपको करवा दी है। ढंग से पढ़ लिया तो यहाँ से सेंटेंस डेफिनेटली सबसे ज़्यादा बनते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इसके बाद में फिर रूल कम होते चले जाएंगे और टेंस भी ईजी लगने लग जाएंगे। अभी भी अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया तो फिर जाके देखिए, जब तक यहाँ तक कंप्लीट लर्न नहीं हो जाता, समझ में नहीं आ जाता, आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि मैंने बेसिक बातें सारी यहाँ तक बता दी है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ जिससे आपको खुद को पता चलेगा। इस जितने भी मैंने 15 या 20 सेंटेंस आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, इसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। ठीक है, जैसे अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे उसमें आपको इसकी आंसर की मिल जाएगी, जिससे आप अपने हिसाब से मैच करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या मार्क्स है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है अपना वो मैंने लिया कि ए कार्निवोरस एनिमल्स नेवर ईट ग्रास। ठीक है, समझ गए होंगे। मैंने कहा कार्निवोरस एनिमल्स नेवर, ये क्या है आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये उनकी हैबिट है, क्या है वो समझ गए होंगे आप। चिल्ड्रन डैश लव देयर पेरेंट्स, ये क्या है चीज़ें समझ गए होंगे। ब्रैकेट में लव है, यहाँ ब्रैकेट में ईट है, यहाँ ब्रैकेट में गॉड डैश सिनर्स, यानी जो भगवान है किनको क्या बोलते हैं, उनको पापियों को सजा देते हैं, तो यहाँ पर पनिश है, वो समझ गए होंगे। वी डैश लव आवर डियर वंस, और डोंट फ्लावर्स, बीच में प्लग है, 5 हो गए। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका गॉड डैश गिव जस्टिस। ठीक है, ब्रैकेट में गिव है। द मिनिस्टर अराइव इन जयपुर एट 3 PM ऑन संडे, पूरा सेंटेंस एक ही है, इसके आगे कंटिन्यू है, और ब्रैकेट में अराइव है। और द अर्थ डैश मूव अराउंड द सन, समझ गए क्या है। वाटर डैश बॉयल 100 डिग्री सेल्सियस, और माई मदर यूजुअली डैश वेक ब्रैकेट में अप बिफोर मी। ठीक है, वो अपना 11। इन राजस्थान वी यूजुअली, समझ गए होंगे आप, डैश हैव रेन इन जुलाई, और शी ऑलवेज, बस एक एक शब्द का खेल है। अगर आपने पूरे तरीके से नोट्स पढ़े हैं, 13-14 रूल लिखाए थे मैंने इसमें, अच्छे से पढ़ लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। रिमेंबर गॉड इन द डिफिकल्टी। 13 शी शेल्डम डैश कुक फूड, और एवरी, बस आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तुरंत समझ में आ रहा है। एवरी विंटर आवर स्कूल ब्रैकेट में गो है ऑन ए ट्रिप, ये 14 सेंटेंस है। तो आपको मुझे कमेंट करके ही बताना है कि आपके 14 में से कितने आपको आए, कितना कौन सा मुश्किल लगा। जैसे ही नेक्स्ट में आंसर की मिलाओगे तो मुझे कमेंट करके बताना कि कितने मार्क्स आपके। एक तरीके से छोटा सा सेल्फ टेस्ट हो गया। ठीक है, तो इसके आंसर की मिल जाएगी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि टेंस का पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, ओके।